नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकर। आप देख रहे हैं मनी 9। समय हो गया है आपके पसंदीदा साप्ताहिक कार्यक्रम इकोनॉमिकम का। इकोनॉमिकम आया अर्थात की नई किस्त लाया। अर्थात की नई किस्त के साथ मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी आ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अर्थात से आपका परिचय कराएं उससे पहले आपको बता दें आज इकोनॉमिकम में क्या क्या चीजें खास होंगी। शुरुआत होगी अर्थात से। अर्थात का विषय बड़ा रोचक है और ऐसा विषय है जिसकी सुर्खी अभी हाल ही में आपके आंखों से टकराई है। आपने हाल ही में सुना होगा। इसका इतिहास, भूगोल, इसका सब कुछ आज आपको बताएंगे। उसके बाद होगी आपके सवाल के जवाबों की बारी। दो अच्छे सवाल आए हैं जिनका जवाब आज अंशुमान जी से लेंगे। फिर इनकम की बात। इनकम की बात बेहद खास है। ऐसी बात है जो अब तक नहीं हुई, पहली बार होने जा रही है। पर्दा आज ही उठेगा उस पर। तो इनकम की बात गौर से सुनिएगा और ये इनकम की बात कई मामलों में आपके बहुत काम आने वाली है। हर दिन, हर घंटे, हर हफ्ते, हर महीने आपको ये इनकम की बात जरूर देखनी सुननी चाहिए। अब उत्सुकता होगी तो इंतजार तो आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे तब अगला पड़ाव आएगा किस्सों के सिक्के का। किस्सों का सिक्का भी फिर वही बात है कि अगर आपको इस इकोनॉमिकम का एक छोर और पकड़ना है तो आप वो किस्सों का सिक्का सुनिए, क्योंकि उसका रिश्ता भी इस इकोनॉमिकम से है। और चलते चलते एक खास डॉक्यूमेंट्री के बारे में, जैसा अंशुमान जी हर हफ्ते बताते हैं कि कौन सी नई डॉक्यूमेंट्री उन्होंने देखी, क्या पृष्ठभूमि है उसकी, क्यों देखना, जानना, समझना जरूरी है। शुरुआत करते हैं शुरू से और बात आती है अर्थात की। अर्थात का विषय, जैसा मैंने आपसे कहा कि उसकी सुर्खी हाल में आपकी आंखों से टकराई होगी। तो क्या आपने ये खबर पढ़ी कि भारत से धनी लोग, धनाढ्य लोग जो अच्छे खासा पैसा रखते हैं, वो भारत छोड़कर दूसरे देशों में जा रहे हैं? अगर ये खबर नहीं पड़ी तो क्या आपके आसपास आपका ऐसा कोई रिश्तेदार या ऐसा कोई दोस्त है जिसके बारे में आप जानते हो जो पिछले कुछ एक सालों में विदेश में शिफ्ट हो गया हो? भारत से विदेश लोग जा क्यों रहे हैं? क्या भारत से ही जा रहे हैं या और देश भी ऐसे हैं जहां से जो अमीर लोग हैं वो चले जा रहे हैं? ऐसी वजह क्या है कि वो छोड़ के जा रहे हैं? अच्छा चलिए, जा रहे हैं तो जा कहां रहे हैं? दुनिया के वो कौन से मुल्क हैं जिनमें लोग रहना चाहते हैं? क्यों रहना चाहते हैं? भारत की इसमें स्थिति क्या है? भारत से कितने लोग बीते सालों में छोड़ के गए? ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन अब ये तो है आज की स्थिति। अंशुमान जी, बात शुरू करते हैं इतिहास से, जैसा मैंने आपको पहले की इकोनॉमिकम में भी बताया है। इस बार इतिहास कुछ और कह रहा है। इतिहास इस बार ये कह रहा है कि हमेशा ऐसा नहीं होता था कि लोग छोड़कर ही जाते थे, क्योंकि भारत में तो इतिहास ऐसा रहा है कि लोग आते थे, भारत में आके अपना कारोबार करते थे। तो इस बार अंशुमान जी ने जो बात शुरू की है वो सीधे सीधे शुरू की है। कहाँ से? 1588 से। सर, पहुँचते हैं 16वीं शताब्दी में आपके साथ। कहाँ से बात शुरू होती है? शुभम, इकोनॉमिकम में आपका स्वागत है। जो सुर्खी अभी आपने सुनी होगी, जो हेनली वेल्थ माइग्रेशन की रिपोर्ट आई और जिसने बताया कि भारत लगातार अपने सुपर रिचेस को, अमीरों को गंवा रहा है। ये वो लोग हैं जो भारत से अपने ठिकाने दूसरी जगह बदल रहे हैं। क्यों बदल रहे हैं, क्या वजह है, कौन लोग हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। लेकिन एक सवाल हमारे दिमाग में हमेशा आता है और हमको बचपन से ये बात कही गई है कि भारत कभी सोने की चिड़िया था। वो सोने की चिड़िया या भारत में अकूत संपत्ति थी या समृद्धि थी, ये बात स्थापित है, ऐतिहासिक रूप से प्रामाणिक है। जब पद्मनाभ स्वामी मंदिर का ट्रेजर खोला गया, जो कि केरला में है, तो वहाँ से हमको पुराने ग्रीक और बाकी सिक्के भी मिले और भारत में बहुत ट्रेजर था। तो फिर ये सोने की चिड़िया बना कैसे भारत के पास इतना सोना, इतना चांदी, इतनी समृद्धि आई कैसे? भारत ने तो कहीं हमले नहीं किए, किसी को लूटा नहीं, किसी के देश में नहीं गया, तो ये पूंजी आती कहाँ से थी? इतनी सब समृद्धि भारत में जमा कैसे हुई? ये एक दिलचस्प विषय है जहाँ से हम इस पूरे वेल्थ माइग्रेशन के या भारत से अमीरों के छोड़ने के तार पकड़ते हैं। जैसे शुभम ने बताया, एक किस्से से हम अपनी बात शुरू करते हैं। ये 16वीं सदी का 1588 का किस्सा है। ब्रिटेन की एक कंपनी थी मस्कोवी, इसका नाम आपको इतिहास में सुनने को मिल जाएगा। ये मस्कोवी कंपनी थी, ऊन बेचती थी, ऊन का धंधा था इनका और इनको लगता था कि दुनिया में ऊन खरीदने वाले काफ़ी लोग हैं। ऊन और ब्रिटेन का रिश्ता काफ़ी गहरा रहा है। भारत जब कपड़े का निर्यात कर भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब कॉटन का निर्यात शुरू किया तो उसका विरोध करने वाले लोग जो ब्रिटेन में थे वो ऊन के कारोबार करने वाले लोग थे। तो मस्कोवी कंपनी के चांसलर थे एंथोनी जेनकिंसन। जेनकिंसन मध्य एशिया की यात्रा पर आए। उन्होंने सेंट्रल एशिया की यात्रा शुरू की। दो मकसद थे उनके एक तो मस्कोवी के ऊन कारोबार को रूस तक फैलाना चाहते थे,
जो मस्कोवी ऊन ब्रिटेन के अंदरूनी हिस्सों से और यूरोप से लेकर आती थी उसे वो रूस में बेचना चाहते थे। और दूसरा वो ये भी देखना चाहते थे कि भारत जाने का कोई वैकल्पिक रास्ता है क्या, ज़मीनी रास्ता है जिसके जरिए आया जा सके। रास्ता तो था लेकिन मस्कोवी को और ब्रिटेन के लोगों को उस रास्ते की जानकारी कम थी। वो रास्ता रूस होते हुए यूरोप की तरफ जाता था, तो उस रास्ते को निकालने की कोशिश की जा रही थी। तो जेनकिंसन का प्लान ये था, योजना ये थी कि जो भारत का से मसाले या बाकी सामान है उसे इस स्थलीय रास्ते के जरिए यूरोप के बाज़ारों में लाया जा सके। मर्केंटलिज्म का दौर था वो। मस्कोवी एक जॉइंट स्टॉक कंपनी थी, तब तक जॉइंट स्टॉक कंपनी बन चुकी थी और इसकी व्यापार योजना काफ़ी आक्रामक थी, काफ़ी बड़ी कंपनी थी। जेनकिंसन अपनी ऊन बेचने के लिए जो रशिया के जार थे, जॉन इवान फोर्थ, जिनको द टेरिबल कहा जाता है, जिन्होंने रशिया में 1574 से 1584 के बीच में राज्य किया, उनके पास भी वो गए थे। तो जेनकिंसन के ये सफ़र शुभम बहुत कामयाब नहीं रहे। एक तो मध्य एशिया में अच्छा ऊन उपलब्ध था जिसकी उनको जानकारी नहीं थी, तो कोई सूचना नेटवर्क तो था नहीं कि आप सर्च करके जान सकें। तो सेंट्रल एशिया में यूरोप से अच्छा ऊन उपलब्ध था। दूसरा, उन्हें पता नहीं था कि सेंट्रल एशिया के मध्य एशिया के बाजार उस समय कैसे काम करते हैं। वो तो बिजनेस के प्रॉस्पेक्ट्स तलाशने आए थे, इसलिए उनको अपनी कंपनी के लिए ग्राहक मिले, न इन्वेस्टर मिले, कुछ नहीं मिला। जेनकिंसन वापस लौट गए, पर जेनकिंसन के जो संस्मरण है वो इतिहास की बड़ी धरोहर है। जेनकिंसन बुखारा तक आए और बुखारा में उनको भारत के व्यापारियों का जलवा देखने को मिला। भारत के जो व्यापारी वहाँ ट्रेड करते थे सिंध के इलाके से और मध्य भारत के इलाके से जो व्यापारी बुखारा में तक जाते थे वो ट्रेड करते थे। जेनकिंसन ने अपने संस्मरण में लिखा कि यहाँ भारतीय सफ़ेद लिनन लाते हैं, सूती कपड़ा लाते हैं, जिसे तातार लोग खरीद कर ले जाते हैं और तातार अपने सर पर बांधते हैं। या तो भारत के लोग यहाँ सूती कपड़ा बेच रहे होते हैं, मसाले बेच रहे होते हैं, और वो सिर्फ सोना चांदी या महंगे पत्थरों में ही पेमेंट लेते हैं, इसके अलावा किसी और चीज़ में भुगतान नहीं लेते। उनसे अगर आपको डील करना है तो उन्हें सोना चांदी या रत्न ही देने पड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ से आए, जो गंगा के किनारे से आए यहाँ व्यापारी थे, उनको मैंने अपनी ऊन बेचने की कोशिश की सूती कपड़े के बदले, तो उन्होंने उसमें कोई दिलचस्पी नहीं ली, उन्होंने ऊन नहीं खरीदी। अब जेनकिंसन ये बता रहे थे, 16वीं सदी में ये बात बता रहे थे कि भारत के व्यापारी किस तरह से दुनिया के सोने और चांदी को और समृद्धि को खींचकर अपने देश में अपने कारोबार के जरिए लाते थे। तो जेनकिंसन से ये किस्सा थोड़ा पीछे तक भी जाता है, इससे पहले भी जाता है। पर जेनकिंसन से पहले भी इतिहास में हमारी ऐसी कीर्ति कथाएं हैं। और इस तरीके की कीर्ति कथाएं अगर जेनकिंसन की गलती क्या थी, जेनकिंसन ने अगर थोड़ा पुराना इतिहास पढ़ा होता तो इतनी कवायद ही नहीं करते बुखारा तक आने की अपना माल बेचने के लिए। उनको पता होता कि भारत के लोग व्यापार कैसे करते हैं। जेनकिंसन की जर्नी से 1500 साल पहले 77 ईस्वी में रोम का एक इतिहासकार था, प्लिनी, इसका नाम काफ़ी आता है, प्लिनी द एल्डर। ये कोचीन आया था, मुजरिस उस जगह का नाम था जिसको आज कोचीन कहते हैं। कोचीन के पास एक जगह थी मुजरिस, वहाँ उसने भारतीय समृद्धि का जलवा देखा था कि भारत के लोग कैसे डील करते थे, कैसे व्यापार करते थे। और वापस जाकर उसने एक अपने संस्मरण में लिखा कि भारत जो है वो दुनिया के सोने चांदी की भट्टी बन गया है, पूरी दुनिया की समृद्धि खींचकर भारत पहुंच रही है। रोम के पास जो सोना चांदी है वो सब रोमन भारतीय मसाले और कपड़े खरीदने पे लुटा देते हैं, यहाँ से हीरे खरीदने पे लुटा देते, तब गोलकुंडा से हीरे भी जाते थे। हुआ ये कि प्लिनी ने जो बात कही वो सही साबित हुई। अगले कुछ डिकेड्स में, अगले कुछ दशकों में रोम से इतना पैसा, इतनी संपत्ति भारत आ गई कि यहाँ जो कनिष्क सम्राट, जो शक सम्राट था कनिष्क, उसने रोम के सिक्कों को ढाल के अपनी मुद्राएं चला दी, रोम के सिक्कों पर ही अपनी मुद्राएं बनानी शुरू कर दी। हुआ ये कि दुनिया के इतिहास में इसके बाद पहला करेंसी डिबेसमेंट हुआ, जिसमें रोम के सम्राट सेप्टिमस ने अपने सिक्के में सोने की मात्रा ही घटा दी, और ये करेंसी का पहला डिबेसमेंट था। तो प्लिनी या जेनकिंसन जैसी शिकायत अंग्रेजों को, पुर्तगालियों को भी थी कि भारत पूरी दुनिया की संपत्ति खींच लेता है, दुनिया की सारी अमीरी खींचकर भारत में आ जाती है, और इसीलिए भारत सोने की चिड़िया था, भारत में इतनी समृद्धि आती थी। लेकिन आप इस इतिहास को पढ़ते हुए, जानते हुए जब आज वर्तमान में आए और उन सुर्खियों को देखें तो आपको कुछ सुर्खियां हैरत में डाल देती हैं, और चौंकाने वाली सुर्खियां इतिहास से बाहर निकलकर वर्तमान में भी देखें तो इन सुर्खियों का बड़ा असर है। अब जो इतिहास बन रहा है उसमें दर्ज हो रहा है कि 21वीं सदी में भारत की समृद्धि खींचकर वापस अमेरिका और यूरोप और ऑस्ट्रेलिया जाने लगी है। भारत के जो अमीर हैं वो भारत छोड़कर इन देशों में जाने लगे हैं, और भी कुछ देशों में जाते हैं।
और ध्यान रखें कि ये वो समृद्धि नहीं जिसको आप काला धन कहते हैं, ब्लैक मनी कहते हैं, जिसके लिए कानून बनाए जाते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि उस दुनिया के बैंकों में जमा और भारत लाई जाएगी। ये कंपनियों की शुद्ध मुनाफा है, उनकी उपलब्धि है जो उन्होंने भारत में कमाया है, और जो वैध रास्तों से वो भारत से बाहर ले जा रहे हैं, वैध रास्तों से नहीं ले जा रहे हैं, ये उन्होंने भारत में ही कारोबार से कमाया है। लेकिन इस कमाई का संग्रह, इस कमाई का निवेश, इस कमाई का खर्च वो दुनिया के किसी दूसरे देश में कर रहे हैं, यानी माल वो यहाँ बेच रहे हैं, कमाई लेकर दूसरी जगह जा रहे हैं। ये बात अभी निकल कर सामने आई, जब उस पर सुर्खियां बनी, चर्चाएं हुई, वो ये हेनली वेल्थ माइग्रेशन की रिपोर्ट आई जो हर साल आती है। हेनली वेल्थ माइग्रेशन की रिपोर्ट आई जो जून के महीने में जारी हुई, और उसने बताया कि 2023 में लगभग 6500 चरम धनाढ्य लोग, सुपर रिच लोग, चरम धनाढ्य, हम इनकी परिभाषा बताएंगे, इनको चरम धनाढ्य क्यों कहते हैं। ये चरम धनाढ्य लोग थे, यानी अल्ट्रा रिच थे वो 2023 में भारत छोड़ देंगे। हेनली वेल्थ माइग्रेशन ने अपने सर्वे में ये बताया। पिछले साल 7500 ऐसे ही लोग भारत छोड़कर चले गए थे। पिछले साल से संख्या कम हुई, लेकिन पिछले साल काफ़ी बड़ी संख्या थी, 7500 लोग इससे पहले चले गए। जो अत्यंत धनाढ्य लोग हैं, धनवान लोग हैं, उनके लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है जिनको हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स कहा जाता है। इस शब्द का प्रयोग आप इस कार्यक्रम में कई बार सुनेंगे, तो इसे जहन में रखिएगा। इनको हम हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं। अगर आप भारत छोड़ के जाने वालों की आपको संख्या बहुत कम लगती है, 6500 लोग कितने होते हैं, 6500 लोग कितने होते हैं, 7-8 हज़ार लोग कितने होते हैं, 130-132 करोड़ का देश है, इसमें 6500 लोग निकल भी गए तो इसका कोई फ़र्क नहीं। तो जरा आंकड़ों को करीब से पकड़िए और देखने की कोशिश करिए। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल की श्रेणी में वो लोग आते हैं जिनके पास $1 मिलियन या उससे ज़्यादा की वेल्थ होती है। वेल्थ और कमाई में फ़र्क है। वेल्थ का मतलब ये है कि जिनके पास इतनी संपत्ति निवेश के लायक होती, निवेश योग्य होती है, मतलब भारतीय करेंसी में करीब करीब 8 करोड़ रुपए से ज़्यादा की संपत्ति है। ये निवेश योग्य संपत्ति का मतलब है कि ये पैसा वो कहीं निवेश कर सकते हैं, शेयर खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। इसमें उनकी कमाई से अलग ये सरप्लस मनी है जो उनके पास है, इसमें कर्ज शामिल नहीं है। इन्हें हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल की कैटेगरी में माना जाता है। भारत से अमीरों को गंवाने में या अपने अमीरों को गंवाने में, इन्हें बाहर जाने देने वालों में भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश। चीन से भी काफ़ी वेल्थ माइग्रेशन होता है। भारत के पास इतने बड़े लोगों की, इतनी संपत्ति वाले लोगों की संख्या बहुत बड़ी नहीं है। मुट्ठी भर लोग हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, और इनमें से भी कुछ लोग भारत छोड़कर जा रहे हैं। और लेकिन ये पलायन कितना बड़ा है, कितना गहरा है, इसे समझने के लिए हमें दुनिया में अमीरी की थोड़ी नापजोक समझनी पड़ेगी। समझ लो वही कि दुनिया में दरअसल अमीर हैं कितने, और कौन से देश इस मामले में अव्वल हैं जहाँ पर ये सबसे ज़्यादा अमीर पाए जाते हैं, ये हमें देखना जरूरी है। दुनिया भर में कितने अमीर हैं और कौन से देश इस मामले में अव्वल है। अमीरों की पैमाइश में 3 अलग अलग महत्वपूर्ण संदर्भ आते हैं। एक आता है हेनली वेल्थ माइग्रेशन की रिपोर्ट, जिसका जिक्र भी हमने किया, जो अमीरों के ग्लोबल आवाजाही को, प्रवास को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर को नापती है। दूसरा कैपिगामिनी का सर्वे आता है हर साल, जो बताता है, जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के तौर तरीकों, उनके निवेश के प्रयोगों के बारे में बात करता है। और तीसरा आती है क्रेडिट सुई की फेमस ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट, जो काफ़ी बड़ी रिपोर्ट होती है और पूरी दुनिया को इस रिपोर्ट का इंतजार रहता है, क्योंकि ये बताती है कि दुनिया में समृद्धि की नापजोख क्या है, किस जगह समृद्धियाँ कितनी हैं। क्रेडिट सुई का जो सबसे ताज़ा संस्करण हमारे पास है वो 2022 का है। रिपोर्ट एक साल लेट आती है क्योंकि 2001 साल के आकलन को अगले साल पेश किया जाता है, तो जो 2021 की गणनाओं पर आधारित है। अब इस रिपोर्ट ने बताया कि 2021 में शुभम दुनिया की कुल वेल्थ की बात है। वेल्थ का मतलब ये कमाई नहीं, इनकम नहीं, मुनाफा नहीं, निवेश योग्य संपत्ति जो सरप्लस, जिसका वो कहीं निवेश कर सकते हैं। दुनिया की कुल वेल्थ $463.6 ट्रिलियन थी। पूरी दुनिया में जितनी वेल्थ थी, उस वेल्थ में अमीर, गरीब, छोटा बड़ा सब शामिल है, जो 2020 की तुलना में करीब 9.8% ज़्यादा थी। इस उतार चढ़ाव को नापने में डॉलर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि डॉलर का विनिमय दर जिस देश में जिस हिसाब से बदलता है, उस हिसाब से वेल्थ का वैल्यूएशन की तय किया जाता है। 2021 में नॉर्दर्न अमेरिका और चीन ने, नॉर्थ अमेरिका मतलब कनाडा और यूएसए ने, और चीन ने ग्लोबल वेल्थ को बढ़ाने में सबसे ज़्यादा योगदान दिया। उत्तर अमेरिका और चीन करीब 89% ग्लोबल वेल्थ संभालते हैं। यानी अगर दुनिया में पूरी वेल्थ $100 है तो 89 रुपये की वेल्थ इन 2 देशों के पास है। इन देशों में रहने वाले लोगों के पास ही इतना पैसा है। यूरोप, भारत, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका मिलकर करीब 11% का हिस्सा रखते हैं, यानी सबसे बड़ा हिस्सा इन 2 देशों के पास है। ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट ये बताती है कि 2021 में यूरोप
और अफ्रीका की जो फिनेंशियल एसेट्स थी उनमें इजाफा हुआ और इसके अलावा जो गैर फिनेंशियल एसेट्स हैं वहाँ पर भी प्रॉपर्टी में निवेश बढ़ा है। क्रेडिट सुई ये भी बताता है हमें कि संपत्ति के आधार पर दुनिया के 60 प्रमुख देशों में औसत संपत्ति कितनी है और एक मीडियन एसेट कितनी है। अगर आप ये, और इसका आकलन एडल्ट के आधार पर होता है, एडल्ट इंडिविजुअल के आधार पर होता है। इस मामले में स्विट्जरलैंड सबसे ऊपर है, उसके बाद हांगकांग है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, इसके बाद एक बड़े अंतर के बाद न्यूजीलैंड, कनाडा, डेनमार्क आते हैं। ये ग्लोबल वेल्थ मैप है जो हम आपके सामने दिखा रहे हैं। ये ग्लोबल मैप 2021 का ग्लोबल वेल्थ मैप है। इसके आधार पर आप देखें तो आपको दिखाई देगा कि अलग अलग आय वर्ग में, जिसमें जो लोग $10 मिलियन से ऊपर की आय वाले हैं और जो $5000 से नीचे के आय वर्ग के लोग हैं वो कहाँ बसते हैं। ये गणना इसलिए भी समझना ज़रूरी है कि कौन से देश ऊपर हैं और नीचे हैं, क्योंकि इससे अमीरों के बदलते ठिकाने का पता चलता है। ये पद दिखाई देता है। ये ग्लोबल वेल्थ का, संपत्ति का पर एडल्ट डिस्ट्रीब्यूशन है जो क्रेडिट सुई की रिपोर्ट से मिलता है। क्रेडिट सुई ने एक काम और किया शुभम, जिसके आधार पर हमें समझ सकते हैं कि भारत से अमीरों का जाना क्यों इतना संवेदनशील और इतना महत्वपूर्ण और समझना ज़रूरी है। क्रेडिट सुई ने 2021 के आंकड़ों के आधार पर दुनिया का एक वेल्थ पिरामिड भी बनाया। इसे बहुत करीब से और ध्यान से देखना ज़रूरी है ताकि हम समझ सकें कि हम जिन्हें गंवा रहे हैं या जो भारत छोड़कर जा रहे हैं उनकी संख्या ही दुनिया में कितनी कम है और उसमें भी हमारी हिस्सेदारी क्या है। क्रेडिट सुई ने 2021 के आंकड़ों के आधार पर एक वेल्थ पिरामिड बनाया, जिससे ये पता चला कि किस समृद्धि के किस वर्ग में, कितनी समृद्धि के किस वर्ग में दुनिया की कितनी आबादी आती है। इस पिरामिड को आप स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। दुनिया में करीब 53% आबादी यानी 2.8 अरब बालिग लोग, इसे हम रोक कर रखेंगे स्क्रीन पर। दुनिया में करीब 53% लोग यानी 2.8 अरब बालिग लोग $10,000 से कम की संपत्ति के वर्ग में आते हैं। ये सबसे बड़ा बेस है। इसमें अधिकांश लोग हैं दुनिया के हर देश में फैले हुए लोग आते हैं। इससे ऊपर 1 लाख से $1 लाख वाला जो वर्ग है, जिसमें हम दूसरा वर्ग देखते हैं, इसमें करीब 33.8% लोग आते हैं। जबकि $1 लाख से $10 लाख वाला जो वर्ग है, जो तीसरा वर्ग आप देख रहे हैं, इसमें 11.8% लोग हैं। और $10 लाख यानी $1 मिलियन से ऊपर वाला जो वर्ग है, उसमें केवल 1.2% लोग आते हैं। और हेनरी वेल्थ माइग्रेशन की रिपोर्ट इन्हीं 1.2% लोग जो हैं जो टॉप वाले हैं, इन्हीं के माइग्रेशन को, इन्हीं की बात करें तो पूरी दुनिया की आबादी में लोग ही कितने हैं? पूरी दुनिया की आबादी में सिर्फ में इतना छोटा हिस्सा है पूरी वेल्थ के पिरामिड में, और इन्हीं का माइग्रेशन हो रहा है जो केवल 1.2% है। जब हैं ही इतने से, अब सोचिए इसमें भी फिर भारत कहाँ है? हाँ, भारत ये कहाँ तो पूरी दुनिया की बात है, तो इसमें भी भारत कहाँ है? सर अच्छा, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे इस साल की रिपोर्ट आपने बताई 6,500 लोग, इससे पहले 7,500 लोग, तो ये अभी अभी की बात है कि ये जाना शुरू हुआ है या पिछले कुछ एक सालों में यही ट्रेंड उभर कर आया है? नहीं, ये किस्सा पुराना है। क्रेडिट सुई ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि जो $1 मिलियन से ऊपर की निवेश संपत्ति वाले लोग हैं, उनकी संख्या पूरी दुनिया में केवल 6.2 करोड़ है। सिर्फ 6.2 करोड़ लोग हैं जो पूरी दुनिया में मूव करते हैं। वही वेल्थ लेकर आपको कभी दुबई में निवेश करते दिखते हैं, कभी सिंगापुर में, कभी हांगकांग में, कभी लंदन में जाते हैं। इनके पास दुनिया की 48% वेल्थ है। 100 रुपये में 48 रुपये इनके पास हैं, जो कि दुनिया में केवल 6.2 करोड़ इंडिविजुअल्स हैं जिनके पास ये पैसा है। और इनकी टोटल वेल्थ की जो वैल्यूएशन है, जो क्रेडिट सुई की रिपोर्ट बताती है, वो $281 ट्रिलियन है। यानी 6.2 करोड़ लोग, 48% वेल्थ, $281 ट्रिलियन की एसेट्स इनके पास। इनकम इनइक्वालिटी की असमानता की जो चर्चाएं होती हैं उसमें में ये फिगर बार बार आता है। हेनरी ने अपनी रिपोर्ट में इन्हीं 1.2% लोगों के बारे में बताया है। अब आप ये समझिए कि जो अल्ट्रा रिच हैं, जो सुपर रिच हैं, इनके मामले में भारत में कितने प्रतिशत लोग होंगे जो छोड़कर जाते हैं? भारत में तो $10 लाख वालों का प्रतिशत 1% भी नहीं है टोटल आबादी में। अब आप ये दूसरा पाई देखिए कि जो US$ मिलियनर्स हैं, परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड टोटल में 2021 के आंकड़े में, इसमें भारत ढूंढिए कहाँ है। आपको इस पाई में 1% के तौर पर ऊपर दिखाई देगा भारत। आबादी के अनुपात में तो बहुत ही छोटा है। अगर आप स्वीडन में भी 1% मान रहे हैं तो स्वीडन की आबादी बहुत छोटी है, बट भारत में केवल 1% लोग हैं। और इसलिए ये जो परम अमीर हैं, जो चरम अमीर हैं,
इनमें से 6500 लोगों का देश छोड़ना मायने रखता है, क्योंकि ये 6500 लोग ही हैं केवल होंगे। इनकी आबादी इतनी छोटी है और इनके पास इतनी संपत्ति है कि इनका भारत छोड़ना मायने रखता है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, जैसा शुभम ने सवाल पूछा कि ये केवल इस साल की बात नहीं है, पिछले 6-7 वर्षों से शुभम लगातार हम ट्रैक कर रहे हैं इसको, अलग अलग समय पर अपने अध्ययनों में ट्रैक करते रहे हैं कि भारत समृद्ध परिवारों को तैयार करता है, वो भारत में कमाई करते हैं, कारोबार बनाते हैं, कंपनियां क्रिएट करते हैं, बिजनेस लेते हैं और फिर उनको विदेश में निर्यात कर दिया जाता है। भारत छोड़कर वो दुनिया के किसी दूसरे देश में जाकर निवेश करते हैं, वहाँ अपनी वेल्थ को बचाते हैं, सेव करते हैं। और ये संपत्ति का जो निर्यात है, जो वेल्थ का माइग्रेशन है, ये कोविड के पहले से चल रहा है। कोविड के आने के दौरान रुका नहीं है। 2018 में एफ्रो-एशिया का माइग्रेशन रिव्यू आया था, एफ्रो-एशिया बैंक का ग्लोबल माइग्रेशन रिव्यू आया था। उसमें ये पता चला था 2018 में कि दुनिया में करीब 1.8 लाख सुपर रिच या अल्ट्रा रिच अमीरों ने अपने पते बदले थे, यानी उन्होंने अपने एड्रेसेस चेंज किए थे, वो जहाँ रहते थे वहाँ से छोड़कर वो दूसरी जगह आ गए थे। 2017 की तुलना में ये संख्या 17% ज़्यादा थी। 2017 में से 17% कम लोग अपने अपने देश छोड़कर गए थे जो सुपर रिच थे। इनमें 12,000 अमीरों ने ऑस्ट्रेलिया और 10,000 अमीरों ने अमेरिका को अपना ठिकाना बनाया था। 4,000 के करीब कनाडा में गए थे, 2,000 स्विट्जरलैंड में गए थे, बाकी अमीरात में गए थे, न्यूजीलैंड, ग्रीस, इजराइल, पुर्तगाल और स्पेन में भी बस गए थे। उस वक्त 2018 के आंकड़े के आधार पर भारत समृद्धि गंवाने वाले मुल्कों में तीसरे नंबर पर था, यानी इंडिया तीसरा देश था जहां से सबसे ज़्यादा अमीर हर साल छोड़कर, सुपर रिच भारत छोड़कर दूसरी जगह जा रहे थे। 2018 में करीब 5,000 लोग, ऐसे 5,000 सुपर रिच थे जिन्होंने भारत छोड़ दिया। अब हम उस आंकड़े में खड़े हैं जहाँ 6500 है, पिछले साल 7,000 था। तो 15,000 चीनियों ने छोड़ा था, 2,000 से ज़्यादा, 12,000 से ज़्यादा रूसियों ने 2018 में अपने देश को छोड़कर अपने वतन को अलविदा कहा था और दूसरी जगह जाकर बस गए थे। 2018 में टर्की, फ्रांस, यूके, ब्राज़ील भी ऐसे देश हैं जहां 2,000 से लेकर 4,000 तक सुपर रिच अपने अपने देश छोड़कर दूसरी जगह चले गए थे। अच्छा, इससे पहले 2017 में 7,000 लोग भारत से छोड़कर गए ऐसे जो सुपर रिच थे। मॉर्गन स्टैनली ने 2016 में एक अध्ययन किया था जिसमें ये बताया था कि 2014 के बाद 13,000 समृद्धि लोग, अल्ट्रा रिच लोग या फैमिलीज़ भारत छोड़कर विदेश चले गए। ये मॉर्गन स्टैनली ने 2016 के अध्ययन में बताया था। तो अगर 23,000 लोग, तो हेनली वेल्थ माइग्रेशन की अगर ताज़ा रिपोर्ट को शामिल कर लें और इन पूरे आंकड़ों का एक औसत निकालें शुभम, तो आपको दिखाई देगा कि भारत से हर साल 6 से 7,000 व्यक्ति या परिवार, व्यक्ति माने जो व्यक्ति जो अल्ट्रा रिच लोग हैं, जो भारत छोड़कर जा रहे हैं, जिनके पास $1 मिलियन से ज़्यादा की वेल्थ है निवेश करने के लिए, जो यहाँ हो तो उसका फ़ायदा देश की अर्थव्यवस्था को मिल सकता है। अब हेनली के आंकड़ों को और करीब से देखें तो 2022 के अंत में भारत की आबादी में, और आंकड़े को हम भीतर खोल कर देखें, 2022 के अंत में भारत की आबादी में 142 करोड़ की आबादी में हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल की संख्या केवल 3.44 लाख थी। आप सोचिए, अब 344 लाख लोगों में से 6500 लोग छोड़कर चले गए, जबकि 1,078 लोग सेंटी मिलियनर थे, यानी जिनकी वेल्थ $100 मिलियन से ज़्यादा थी। तो $10 मिलियन वाले लोग थे 344 लाख, $100 मिलियन वाले लोग थे जिनको सेंटी मिलियनर कहा जाता है, वो 1,078 थे। 123 लोग केवल बिलियनर थे। 123 लोगों की संख्या बिलियनर के तौर पर थी, जिनकी संपत्ति करीब करीब $1 बिलियन से ज़्यादा थी, यानी 8,200 करोड़ रुपए से ऊपर के निवेश वाले लोग थे। चीन में बिलियनर्स की संख्या 770 है और हाई नेटवर्थ वालों की संख्या करीब 7.8 लाख है। तो भारत की तुलना में लगभग 2 गुने ज़्यादा बिलियनर ये चीन में है, भारत की तुलना में करीब 5 गुने ज़्यादा बिलियनर, 5 से 6 गुने ज़्यादा बिलियनर चीन में है। तो चीन से जो माइग्रेशन है वो उनके टोटल सुपर रिच की पॉपुलेशन की तुलना में उतना सिग्निफिकेंट नहीं है जितना भारत के सुपर रिच की पॉपुलेशन की तुलना में, या भारत में जितनी आबादी है सुपर रिच अल्ट्रा रिच लोगों की, उनकी तुलना में हमें में ये जो भारत अपनी समृद्धि गंवा रहा है वो काफ़ी बड़ी है। 2 बातें समझ ली। क्या क्या समझ लिया? एक तो ये कि पूरी दुनिया में कितने हैं, तो वो पिरामिड देखा, इतने हैं। और फिर दूसरी चीज़ क्या समझी कि किन किन देशों से ये जा रहे हैं। अब समझते हैं तीसरी चीज़, ये टिकट ले कहाँ कर रहे हैं, ये जा कहाँ रहे हैं। सर, जब यहाँ से निकलते हैं तो दुनिया के वो कौन से मुल्क हैं जो चुंबक की तरह इनको अपनी तरफ खींच रहे हैं? हाँ, और जब भी अल्ट्रा रिच सुपर रिच अपना प्रवास करते हैं या किसी एक देश को छोड़कर दूसरे देश में जाते हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि दुनिया की सियासत में, दुनिया की राजनीति में और संपत्ति के वितरण में
की धुरी कैसे बदलती है। हम आप दो एक छोटे छोटे उदाहरण आपको दें जिससे आपको समझ में आएगा, तो शायद बेहतर समझ में आएगा कि 2019-20 में 2019-20 में हांगकांग में एक बड़ा आंदोलन हुआ। वो आंदोलन चीन की तरफ से की सरकार की तरफ से वहाँ जो सख्ती की जा रही थी, लोकतंत्र को सीमित करने की कोशिश की जा रही थी, उसको लेकर हुआ आंदोलन था। हांगकांग उससे पहले तक दुनिया में अमीरी आकर्षित करने वाले देशों की सूची में ऊपर था, 10 से ऊपर था। लेकिन अगले 2 ही साल के भीतर हांगकांग से अमीरों का पलायन शुरू हो गया और उन्होंने सिंगापुर में बसना शुरू कर दिया। हेनली वेल्थ माइग्रेशन की रिपोर्ट बताती है। तो वो हांगकांग जो अमीरों को आकर्षित करता था, वो देश, उस देश ने अपने यहाँ सुपर रिचेस को गंवाना शुरू कर दिया। तो चीन के अलावा भारत, ब्रिटेन, रूस, ब्राज़ील और हांगकांग, जैसे हांगकांग का हमने जिक्र किया, ये अब अमीर जो हैं वो अपने डेरे उखाड़ रहे हैं। और ये चार्ट आपके सामने देखें तो आपको दिखाई देगा जो नेट आउटफ्लोज हैं हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के 2023 में, यानी इन देशों से लोग निकलकर बाहर जा रहे हैं। और जा कहाँ रहे हैं? वो जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, अमीरात के देशों में, सिंगापुर, अमेरिका, कनाडा और स्विट्ज़रलैंड। इन देशों में इन अमीरों के नए डेरे हैं, नए पते हैं, जहां से ये उभर कर सामने जा रहे हैं। ध्यान रखें कि आपने हाल फिलहाल में सुर्खियां सुनी होंगी कि भारत के औद्योगिक समूह सिंगापुर में फैमिली ऑफिस खोलना चाहते हैं, भारत के औद्योगिक समूह दुबई में फैमिली ऑफिस खोलना चाहते हैं। कई भारत के पुराने बड़े औद्योगिक समूह के फैमिली ऑफिस ऑलरेडी यहाँ हैं। वो फैमिली ऑफिस इनकी हाई वेल्थ को मैनेज करते हैं, वहाँ से निवेश करते हैं। भारत में ऐसा क्यों नहीं होता? भारत में उनकी वेल्थ मैनेज करने के तरीके क्यों नहीं होते? यही हमारी सबसे बड़ी दुविधा है। अब इन आंकड़ों को आप करीब से देखें तो आपको दिखाई देगा कि अमेरिका से भी अमीर निकलते हैं, अमेरिका से भी अमीरी सुपर रिच देश छोड़ते हैं, दूसरी जगह जाते हैं। लेकिन 2022 में अमेरिका में निवेश लाने वालों की तादाद 1500 थी, जो 2019 में 10,800 थी। यानी अमेरिका में भी अब पैसा लाने वाले सुपर रिच की संख्या कम हो रही है। लेकिन अमेरिका के मुकाबले अगर आप देखें तो यूरोप में चीज़ें काफ़ी स्थिर दिखती हैं। यूरोप से माइग्रेशन नहीं दिखता वेल्थ का, बल्कि वहाँ हर साल 1200 से 1300 लोग सुपर रिच वहाँ डेरा डालते हैं। अमेरिका जितना खो रहा है अमीरों को, उतने ही अमीर अमेरिका पहुँच भी रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया का इस सूची में जलवा कायम है। ऑस्ट्रेलिया बड़ा मैग्नेट है। 2022 में करीब 3500 अल्ट्रा रिच लोगों ने ऑस्ट्रेलिया को अपना ठिकाना बनाया, ऑस्ट्रेलिया में अपनी पूंजी, अपना संपत्ति, अपनी वेल्थ ले जाकर रखी। 2019 में यहाँ 12,000 लोग ऐसे आए थे। न्यूजीलैंड दूसरा एक देश है जहाँ पर 800 से 1000 अल्ट्रा रिच हर साल पहुँचते हैं। ऊंची संपत्ति वाले जो लोग हैं, जिनके पास काफ़ी पैसा है, उनके लिए सिंगापुर एक बड़ा आकर्षण है जहां पूंजी जा रही है। खासतौर से जो चीन से निकलने वाले सुपर रिच हैं, हांगकांग से निकलने वाले सुपर रिच हैं, अल्ट्रा रिच हैं, वो सब सिंगापुर आ रहे हैं, जिनका किस्सा हमने आपको सुनाया। और हांगकांग की कीमत पर सिंगापुर को काफ़ी वेल्थ मिली है। हांगकांग का जो क्षरण हुआ है चीन की सख्ती के कारण या लोकतंत्र के खतरे के कारण, उसका फ़ायदा सिंगापुर को मिला है, क्योंकि हांगकांग से एक एथनिक कनेक्ट भी है सिंगापुर का और पास में भी है, तो वहाँ मिला है। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली एंट्री इस पूरे संपत्ति को आकर्षित करने में हुई है, वो सबसे चौंकाने वाली एंट्री यूएई की है, अमीरात की है। अमीरात के देशों ने, खाड़ी के देशों ने अचानक अपने आप को दुनिया की वेल्थ का मैग्नेट बना लिया, उन्होंने खींचना शुरू कर दिया। हेनली की रिपोर्ट बताती है कि 2023 में करीब 4000 से ज़्यादा सुपर रिच मध्य पूर्व के देशों में आकर बसेंगे, जिनमें दुबई, ओमान, कतर हो सकता है। रूस और भारत के अल्ट्रा रिच और सुपर रिच का नया ठिकाना दुबई है। ये लोग भारत से मूव करके मध्य पूर्व के देशों में जा रहे हैं। ये आंकड़े आप देखिए कि कहाँ से नेट आउटफ्लो हुआ है दुनिया में सुपर रिच का, किन किन देशों से सुपर रिच बाहर निकल रहे हैं। सर, आखिरी और सबसे बड़ा सवाल, निकल रहे हैं, निकल क्यों रहे हैं? चलिए दुनिया का हम छोड़ते हैं, भारत में वो क्या दिक्कतें हैं, वो क्या डर हैं, वो क्या ऐसे लालच हैं जो भारत इनको नहीं रोक पा रहा है और ये सब लोग निकल के जा रहे हैं? हाँ, हम वो मैं फिर से देखेंगे दुनिया में जो आपको एक साथ पलायन और प्रवास दिखाता है। इस मैप को हम दोबारा स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि आप तुलना करके देख सकते हैं। इस मैप में जो लाल हिस्सा है वो ये बताता है कि कहाँ से लोग निकले हैं सुपर रिच, और नीला हिस्सा ये दिखाता है कि वो कहाँ जाकर बस रहे हैं। इसमें आपको के उधर आप देखें तो अमेरिका से कनाडा तक है, लेकिन एक छोटा सा हिस्सा यूएई का नीचे से नीला डॉट आपको अफ्रीका के ऊपर दिखता है, यूएई के इलाके में जिन इलाकों में लोग बसे हुए हैं। भारत से पलायन की अर्थव्यवस्था को जब आप करीब से देखें तो आपको लगेगा कि भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर में और अमीरों के पलायन में एक किस्म की होड़ चल रही है। हम एक तरफ ये कहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेज दौड़ती अर्थव्यवस्था है और हम दुनिया में जब मंदी है तब भी हम तेजी से दौड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी भारत के अंबानी, अडानी और तमाम लोग सिंगापुर में फैमिली ऑफिस खोलना चाहते हैं, दुबई में फैमिली ऑफिस खोलना चाहते हैं।
अब ये संपत्ति का पलायन मेहुल चोकसी, नीरव मोदी वाला पलायन नहीं है जो कि भारत में फ्रॉड करके पैसा लेकर गए थे। यह कोई आपराधिक पलायन नहीं है। ये तो जो वैध, जो लीगल वेल्थ है, इसका प्लान्ड माइग्रेशन है। रातों रात कोई आदमी बैग उठाकर अपनी वेल्थ माइग्रेट करके दूसरे देश में नहीं ले जाता। वेल्थ माइग्रेशन के लिए महीनों सालों तैयारियां चलती हैं और उसके बाद उसका निवेश होता है। तो अगर हम सुपर रिचेस को भारत छोड़कर जाने की गंभीरता समझ सकते हैं तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसे कैसे रोकना ज़रूरी है। पहली चीज़ ध्यान रखें कि भारत छोड़ के जाने वाले सुपर रिच अपना कारोबार बंद नहीं कर रहे हैं। धंधा वो यहीं कर रहे हैं, सामान यहीं बेचेंगे, माल यहीं बेचेंगे, बिजली यहीं बनाएंगे, सीमेंट यहीं बनाएंगे, माल यहीं बेचेंगे, संपत्ति भी यहीं से कमाएंगे। अपने कारोबार पर जितना वैलिड टैक्स उनको पे करना वो टैक्स भी यहाँ पे करेंगे, लेकिन जो उनके पास वेल्थ जनरेट होगी वो किसी दूसरे देश में जाकर लगाएंगे, भारत में नहीं लगाएंगे। वो यहाँ से ले जाकर दुबई में के रियल एस्टेट में पैसा लगाएंगे, ऑस्ट्रेलिया के रियल एस्टेट में पैसा लगाएंगे, यूरोप के किसी देश में पैसा लगाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? वो ऐसे देशों में लगाएंगे जहाँ पर टैक्स कम है, जहाँ निवेश के बेहतर विकल्प हैं, जहाँ से अच्छा रिटर्न आ सकता है और लीगली जहाँ वो ले जा सकते हैं। ये लगभग वैसा ही है जैसा बहुराष्ट्रीय कंपनियां करती हैं। तो भारत के ही अमीर अब बहुराष्ट्रीय कंपनियों की तरीके से काम करते हैं। अमेज़न को देख लीजिए, गूगल को देख लीजिए, नेटफ्लिक्स को देख लीजिए, ये कंपनियां भारत में कारोबार करती हैं, यहाँ से कमाई करती हैं और यहाँ टैक्स पे करती हैं, पर उस कमाई से जुटने वाली वेल्थ है उसका इन्वेस्टमेंट वो कहीं और ले जाकर करती हैं। तो अगर आप देखें कि जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से हैं, उनकी कंपनी का भारतीय कारोबार 16 से 17 अरब डॉलर है, लेकिन उनकी इस वेल्थ से भारत को कुछ नहीं मिलता। वो दुनिया के सबसे वेल्थी व्यक्ति हैं। या कल एलन मस्क अगर भारत में अपनी कार बेचने आएंगे तो उनकी वेल्थ से भारत को कुछ नहीं मिलेगा। उनकी वेल्थ बढ़ाने में भारत कंट्रीब्यूट करेगा, अब माल बेच करे, या जेफ बेजोस की वेल्थ बढ़ाने में भारत के लोग, हम और आप लोग जो खरीद रहे हैं वो तो कंट्रीब्यूट करते हैं, पर वो जो वेल्थ कमा रहे हैं उसे वो किसी दूसरे देश में लगाएंगे, भारत में नहीं लगाएंगे। ये पलायन जो बताता है, पहली बात हमें वो ये कि भारत से कमाई गई जो संपत्ति है, जो भारत से कमाई गई वेल्थ है, उसे भारत में निवेश करने के विकल्प ही उपलब्ध नहीं है। भारत की अर्थव्यवस्था में इतनी दम ही नहीं है, दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे तेज दौड़ती अर्थव्यवस्था के पास ऐसी क्षमता ही नहीं है कि वो यहाँ वेल्थ को खपा सके, उसे बेहतर रिटर्न के मौके दे सके। तो यानी कंपनियां हमारे आपके कंजम्पशन से, हमारे आपकी खपत से जो कमाई करती हैं, जो लोग कमाई करते हैं, उसका सीधा लाभ सिंगापुर और दुबई को मिलता है। तो अगर भारतीय अर्थव्यवस्था में ग्रोथ होगी और यहाँ काम करने वालों लोगों की वेल्थ बढ़ेगी तो वो दुबई के किसी मकान में निवेश होगी, दुबई में किसी होटल में निवेश होगी, सिंगापुर के किसी होटल में निवेश होगी। और तभी आप इंस्टाग्राम पर आज दुबई के फ्लैट्स की बिक्री देखते हैं कि दुबई के ब्रोकर्स अब भारतीय लोगों को इंस्टाग्राम पे अपने फ्लैट बेच रहे हैं। तो जो उच्च मध्य वर्ग है वो भी अपनी संपत्ति को माइग्रेट करके इन देशों में ले जाना चाहता है। पहली बात ये जानना जरूरी है, ये बुनियादी फ़र्क है जो समझना हमारे लिए ज़रूरी है। दूसरा ये कि भारत के सुपर रिच, जितने भी सुपर रिच हैं, वो अपने कारोबार से खूब कमाते हैं, क्योंकि जो सुपर रिच हैं वो या तो उनकी मोनोपोलीज हैं बाजार में, या उनके प्रतिस्पर्धी ही नहीं है, या उनके पास सरकार की मदद से या पुराने दौर की बड़ी कंपनियां हैं जिनके आधार पर उन्होंने बाजार का एक बड़ा हिस्सा कब्जा कर रखा है। रिटर्न भी काफ़ी अच्छे हैं उनके बिजनेस के ऊपर। लेकिन भारत के सुपर रिच कोई बहुत बड़ा जन कल्याण नहीं करते, केवल वो CSR के वही काम करते हैं जो उनको कानून के तहत करने होते हैं। उन्हें अगर उनके पास वेल्थ है तो उसे लोक कल्याण में लगाने के लिए, जन कल्याण में लगाने के लिए सरकार को काफ़ी कोशिश करनी पड़ेगी, प्रोत्साहन देनी पड़ेगी कि कम से कम उनके वेल्थ का कुछ हिस्सा तो भारत की पब्लिक वेलफेयर में जाए। जैसा कि हम अमेरिका में देखते हैं कि अमेरिका के बड़े सुपर रिच अपने फंड्स का एक बड़ा हिस्सा, अजीम प्रेम जी को छोड़ दें तो शायद आपको ज़्यादा उदाहरण बड़े नहीं मिलेंगे। कुछ हैं छोटे छोटे उदाहरण, लेकिन वेल्थ की तुलना में वो नहीं है। अब ऐसा क्यों करते हैं, आपको सवाल है कि भारत का पासपोर्ट उतना मजबूत नहीं है। भारत के सुपर रिचेस के लिए दुनिया में आवाजाही मुश्किल है, क्योंकि भारत का पासपोर्ट की ताकत का एक इंडेक्स आता है जिसके आधार पर पता चलता है कि किसी देश का पासपोर्ट कितने देशों में बगैर वीज़ा के स्वीकार होता है और उसकी क्षमता क्या है। इसलिए होता क्या है कि भारत के सुपर रिच पूरी दुनिया में आवाजाही के लिए, अपनी संपत्ति की आवाजाही के लिए किसी ऐसे देश की नागरिकता लेते हैं जहाँ वो संपत्ति निवेश करते हैं, और संपत्ति निवेश के बाद उस नागरिकता के आधार पर या उस पासपोर्ट के आधार पर वो दुनिया में अपनी आवाजाही को आसान करते हैं। इसलिए सिंगापुर ने, दुबई ने, यूके ने सुपर रिचेस के लिए स्पेशल वीज़ा प्रोसेस बना रखे हैं। कहीं गोल्डन वीज़ा है, कहीं स्पेशल वीज़ा है, जहां वो अपनी संपत्ति का बड़ा निवेश करते हैं जाकर, उसके बदले उन्हें एक ऑनरेरी वीज़ा मिलता है जिस वीज़ा के आधार पर वो पूरी दुनिया में मूव कर सकते हैं।
दुबई, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा के नागरिक बनने वालों में किसमें ऐसे लोगों की संख्या इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि वो यहाँ से मिली नागरिकता, यहाँ से मिले वीज़ा, यहाँ से मिले प्रमाणन के आधार पर पूरी दुनिया में ज़्यादा बेहतर ढंग से कारोबार करके मूव कर सकते हैं। अब तीसरी चीज़ सुनिए, ईडी जैसी संस्थाएं जिनकी तरफ से हैरेसमेंट की शिकायतें बहुत आम हैं, अदालतों तक पहुंचती हैं। इसके अलावा भारत में भरपूर टैक्स है। 2019 के बजट में सरकार ने सुपर रिच पर एक टैक्स भी लगाया था 2 करोड़ रुपए से ऊपर की कमाई वालों पर इस टैक्स के कारण भारत में जो सुपर रिच हैं या अमीर हैं वो देश छोड़कर निकल जाते हैं। सरकार तमाम कोशिशों के बाद भी इनकी वेल्थ को संजोने का, बचाने का या इनकी वेल्थ को इनके निवेश के अवसर नहीं बना पाती और इससे टैक्स के डर से ये उन ज्यूरिडिक्शंस में जाकर अपना निवेश करते हैं या वहाँ रहते हैं जहाँ टैक्स बहुत कम है, जैसे कि दुबई 0 टैक्स है, सिंगापुर बहुत कम टैक्स का है और भी तमाम दुनिया के तमाम वैध ज्यूरिडिक्शंस हैं, लीगल ज्यूरिडिक्शंस हैं जहाँ पर जाकर वो अपना निवेश करते हैं क्योंकि भारत का टैक्स कानून उन्हें एक सीमा से अधिक मदद नहीं करता और एक सीमा से अधिक उनके पास निवेश के अवसर नहीं देता। हमें ध्यान रखना जरूरी है कि भारत जहाँ से हमने अपनी चर्चा शुरू की थी इतिहास से और इतिहास से पहले से भी भारत की संस्कृति से भी देखें कि भारत की संस्कृति स्थायी रूप से दुनिया की उन संस्कृतियों में है जो समृद्धि को वरदान मानती, अभिशाप नहीं मानती। भारत में पैसा कमाना, अमीर होना लोगों के लिए गौरव और गर्व की बात है। चाहे आप भारत के ज्योतिष की चर्चाएं देखें, उसमें भी धन की चर्चा है और मंदिरों की समृद्धि देखें तो वहाँ भी लोगों की समृद्धि पहुँचती है। मैं इसको बनाते समय मुझे याद आ रहा था कि चाणक्य ने अपनी नीति में एक बात लिखी है कि संपत्ति के बिना संपत्ति बनाना असंभव है। यदि संपत्ति नहीं है तो उससे संपत्ति नहीं बनेगी, चाहे जितना प्रयास कर लिया जाए। ये चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में लिखा था और इसके लिए चाणक्य ने बड़ा अद्भुत उदाहरण दिया था। चाणक्य ने लिखा था कि जैसे हाथी को खींचने के लिए हाथी की ज़रूरत होती है, अगर हाथी फंस गया गड्ढे में तो उसे निकालने के लिए हाथी जैसी ताकत ही चाहिए, वैसे संपत्ति को खींचने के लिए संपत्ति चाहिए। जब तक आप, और ये इकोनॉमी की बेसिक थ्योरी है कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तब रिटर्न आना शुरू होता है, जब आप पूंजी लगाते हैं तब उस पर मुनाफा बनना शुरू होता है। अब दुनिया की सबसे तेज दौड़ती अर्थव्यवस्था अगर समृद्ध होना चाहती है तो समृद्धि को गंवा कर कैसे समृद्ध होगी? अगर अपने यहाँ समृद्धि को ही हम नहीं रोक पाएंगे तो समृद्धि कैसे रुकेगी? वेल्थ माइग्रेशन के बारे में जो आंकड़े हमारे पास आए वो हमें भारत का कुछ ऐसा सच बता रहे हैं। तो सोचना यही है कि कैसे निवेश के यहाँ विकल्प मिलें जिससे कि जो यहाँ संपत्ति पैदा हो वो यहाँ रुके, ठहरे, उपभोग हो, निवेश हो, रिटर्न अच्छे दें। पासपोर्ट वाली बात जैसे अंशुमान जी ने कहा कि उस पर हमें कुछ ध्यान देने की ज़रूरत है, कैसे हमारी ताकत बढ़े। और तीसरी सबसे बड़ी बात टैक्स और ईडी, और ये तो एक पुरानी समस्याएं हैं जिनसे सरकार को निपटना होगा। यही हमारी नीतिगत विफलता है अगर इन वजहों से सरकार छोड़कर, देश छोड़कर लोग जा रहे हैं। चलिए अब बारी आपके सवाल जवाबों की। सर 2 सवाल आए हैं आज। पहला सवाल आया प्रवीण जी का। प्रवीण जी जानना चाहते हैं कि भारत में रोजगार की मौजूदा परिस्थिति क्या है। बड़ा सवाल है, विस्तारित चर्चा है और अगर आप इकोनॉमिकम के नियमित दर्शक हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट पर जाकर रोजगारों के अलग अलग संदर्भ की चर्चाएं देख सकते हैं। भारत का अधिकांश रोजगार असंगठित क्षेत्र में है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है और उसको काफ़ी बड़ा धक्का या काफ़ी बड़ी चोट कोविड के दौरान लगी थी। एक छोटा सा हिस्सा संगठित क्षेत्र में आता है जिसमें भी 4-5 बड़े उद्योग हैं, IT, BFSI, रिटेल, ऐसे कुछ प्रमुख उद्योग हैं, बैंकिंग, जहाँ पर संगठित रूप से रोजगार मिलते हैं। जिन रोजगारों पर सबसे ज़्यादा बात होती है, जिनके पीछे सबसे ज़्यादा लोग दौड़ते हैं, जो सरकारी रोजगार हैं, उनकी संख्या बेहद सीमित है और सरकारी नौकरियों की संख्या लगातार घट रही है। सरकार कॉन्ट्रैक्ट पर, शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट की तरफ जा रही है। तो भारत का पूरा रोजगार परिदृश्य जिस जगह से सबसे ज़्यादा रोजगार आते हैं वो जगह हैं जहाँ हमारी आपकी खपत, जहाँ हमारे आपके खर्च के आधार पर जो कारोबार चलते हैं। और यही वो भारत की रोजगार का दुष्चक्र है, विशेष साइकिल है कि लोगों के पास कमाई कम है, उनके पास खपत नहीं है और खपत नहीं है तो रोजगार के अवसर नहीं बनते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की कुछ उन अजीब सी अर्थव्यवस्थाओं में है जहां पर तेज ग्रोथ के समय भी बेकारी की दर सबसे ज़्यादा थी और कमज़ोर ग्रोथ के समय तो बेकारी की दर सबसे ज़्यादा है ही। भारत में जो साल सबसे तेज आर्थिक विकास दर के थे उन सालों में भी भारत में बेकारी की दर में कमी नहीं हुई थी। अगला सवाल सर श्याम जी का है। श्याम जी ये जानना चाहते हैं कि ये जो ट्रांजैक्शन की, लेन देन की जो ट्रेल होती है, इससे जीएसटी के फ्रॉड कैसे पकड़े जाते हैं।
जीएसटी के फ्रॉड पकड़ने की प्रक्रिया अभी हाल में आई, जब जीएसटी को प्रशासन को पता चला कि इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है कि कंपनियों ने कि लोगों ने फर्जी कंपनियां बना ली और इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना चाहते हैं। जीएसटी के ढांचे में इस तरह की व्यवस्था की गई थी कि जब आप कोई कंपनी जीएसटी में रजिस्टर करते हैं तो आपका पैन उसका उस जीएसटी नंबर का एक आधा हिस्सा होता है, और वो और उस पैन या उस जीएसटी कंपनी पर जो ट्रांजेक्शन होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट का, उसके जरिए जाना जा सकता है कि वो व्यक्ति कौन है, और फिर उसके पैन के जरिए उसके डेटाबेस को ट्रैक करके वो पूरी ट्रेल समझी जाती है, वो पूरी कड़ी जोड़ी जा सकती है कि ये व्यक्ति वास्तव में कारोबार ही कर रहा था कि केवल इनपुट टैक्स क्रेडिट का काम कर रहा था। और इसलिए डेटाबेस में या सरकारी सूचनाओं का जो आपस में एक दूसरे से तालमेल है, वो जितनी प्रभावी ढंग से एक दूसरे से बात करेंगी, एजेंसियों के लिए समझना और जानना उतना ही आसान होगा। और यही हुआ जीएसटी के मामले में कि जब जीएसटी के आंकड़े आने शुरू हुए और सरकार को इनपुट टैक्स क्रेडिट का आकार बढ़ते देखकर चौंकना पड़ा कि इतना तो माल ही नहीं बिका जितने पर इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया गया, और किसने लिया, किन कंपनियों ने लिया। तो उन्होंने इसी सूत्रों को खोलना शुरू किया, और जैसे ही ये एक एक करके के वो सूत्र खुलते गए तो पता चला कि भारत में इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने वाली कंपनियां तो चोरी के पैन कार्ड, चोरी के आधार कार्ड पर बनाई। कंपनियां जायज़ थी, जीएसटी के अंदर उनका रजिस्ट्रेशन सही था, पर वो जो कर रही थी वो कोई कारोबार नहीं था, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट किसी दूसरे व्यक्ति के लिए वसूल रही थी, और इससे ये तार खुलकर सामने आया। सर अगली बात इनकम की, यहाँ क्या खास? इनकम की बात में इस बार कुछ नया है, लेकिन इनकम की बात में नया क्या आपको शुभम बताएंगे। इनकम की बात में नया ये है कि अंशुमान जी ने एक नया शो शुरू कराया है जिसका नाम है आज पहली तारीख है। आपने वो गाना तो सुना ही होगा कि खुश है जमाना आज पहली तारीख है। तो उसमें जमाना खुश क्यों होता था? वो खुश इसलिए होता था क्योंकि पहले हफ्ते में नौकरी पेशा लोगों की तनख्वाह आती थी, सैलरी मिलती थी। अब आप क्योंकि मनी 9 के दर्शक हैं, आप क्योंकि मनी 9 को ऐप पर देखते हैं, तो अब आपको मनी 9 ये बताएगा कि आप अपनी सैलरी का सबसे सही इस्तेमाल कैसे करें, आप खर्च कैसे करें, आप बचाएं कैसे, आप अपने बिल पेमेंट जो करने हैं वो उनको कैसे याद रखें, ना चूक गए तो कौन सी दिक्कत होगी, निवेश करना चाहते हैं तो कहाँ निवेश करें, बचत करना चाहते हैं तो कैसे बचत करें, खर्च करना चाहते हैं तो कैसे खर्च करें, कौन से हैक ऐसे हैं जो आपकी सैलरी के हिस्से को ज़्यादा प्रभावी तरीके से, बेहतर तरीके से खर्च करना सिखाते हैं। तो पहली तारीख का ये शो हर महीने की पहली तारीख को आया करेगा, कोई सा दिन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तारीख 1 होगी तो ये शो आएगा। ये शो हमारी जो चैन की सांस टीम है वो लेकर आएगी, क्योंकि इसका जो मिजाज है, इसका जो इसकी जो तासीर है वो दरअसल चैन की सांस से देती है आपको। 1 तारीख को अगर आपको ये पता चल जाए कि हाँ यार इस महीने जो सैलरी आई है इसमें ये मेरी चेकलिस्ट है, ये वो चीज़ें हैं जो मुझे इस महीने याद रखनी चाहिए, अपनी सैलरी को जब मैं एक हाथ में रखूं तो दूसरे हाथ में जो मेरे लिस्ट होनी चाहिए वो आपको सब कुछ बताएगी। आप ग्रोसरी खरीदने जा रहे हैं तो ये करके देखिएगा, शायद फ़ायदा हो। आप बिल जमा करने जा रहे हैं तो ये करके देखिएगा, फ़ायदा हो। IPO खुल रहा है, NFO आया है, बैंक बंद है, ऐसी तमाम खबरें जो आपके खर्च पर, खपत पर, बचत पर, निवेश पर असर डालती होंगी, ये 1 तारीख को आपको पता चलेगा। मनोज भाई जुटे हैं, मनोज कुमार जी जो प्रोड्यूसर हैं इकोनॉमिकम के, मनी सेंट्रल के, वही उसके प्रोड्यूसर हैं, जुटे हुए हैं। प्रियंका जी उनके साथ जुटी हैं, प्रणव जुटे हैं, पवन जी जुटे, पूरी टीम मिलवाएंगे आपको। ये पूरी टीम 1 तारीख का ये शो बनाने में जुटे हैं। इस रेसिपी में सब अपना अपना 1-1 चम्मच नमक और चीनी और हल्दी डाल रहे हैं, जिससे कि वो शो बहुत बढ़िया से तैयार हो। पकाया जा रहा है, 1 तारीख को देखिएगा आप। 1 तारीख को ये शो आपको मिलेगा सिर्फ मनी 9 की मोबाइल ऐप पर। ये एक शर्त लगा दी अंशुमान जी ने, और कि भाई शो तो वहीं को मिलेगा जो मनी 9 को ऐप पर देखेंगे, यूट्यूब पर इसका प्रसारण नहीं होगा, यूट्यूब पर ये शो नहीं मिलेगा। सर और क्या दर्शन था इसके पीछे, लाए क्यों आप ये शो? शुभम ने जिक्र किया उस गाने का, वो किशोर कुमार की 1954 की एक फिल्म है, उसका नाम भी था पहली तारीख है। दरअसल भारत के लोगों के लिए, भारत के खासतौर से वेतनभोगी लोगों के लिए उनका वेतन सबसे महत्वपूर्ण होता है, जो 1 तारीख को आमतौर पर भारत में मिलता है, सब जगह आता है। हमारी कोशिश ये है मनी 9 में कि हम आपको आपकी वित्तीय प्लानिंग में खर्च में मदद कर सकें। और वो 1 तारीख को जब वेतन आता है उसके बाद कितनी चीज़ें आपके खाते से अपने आप कटकर चली जाती हैं ECS के तौर पर, कितना आपको खर्च करना होता है, पूरे महीने आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होती। तो जब आपके खाते में पैसा हो, वेतन हो, तब आप शो को ज़रूर देखिए और इसके साथ अपनी उस महीने की फाइनेंशियल प्लानिंग करिए और सतर्क रहिए कि आपको कैसे इस फाइनेंशियल प्लानिंग को करना है। इसके बाद हम कुछ और भी आपको बताएंगे। आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करने में हम सिर्फ आपको शो ही नहीं दिखाएंगे, कुछ और भी चीज़ें लेकर आ रहे हैं जो आपकी और भी ज़्यादा मदद करेंगी। उसके लिए मनी 9 के साथ बने रहिए, हम क्रमशः आपको बताते रहेंगे। लेकिन तैयार कीजिए पहले शो का। मैं भी बहुत उत्सुक हूँ इस तरीके के शो को लेकर जो टीम बना रही है। आज पहली तारीख है, पहली तारीख को शो देखिए और उसके बाद अपने बचत और निवेश की प्लानिंग उसी दिन से बना लीजिए।
ठीक है, तो 1 तारीख का ये शो अपलोड हो गया है, आप ऐप पर जाइए, अगर अब तक नहीं देखा है तो इसको देखिए, अपने सुझाव भेजिए, सवाल भेजिए, इसको और बेहतर कैसा बनाया जाए, आप इस रेसिपी में अपना भी योगदान दीजिए जिससे रेसिपी और बेहतर हो पाए। अब जुलाई शुरू हो गया है, ये महीना अब आप ये मान के चलिए कि मानसून कहाँ पहुंचा छोड़िए, लेकिन अब यहाँ से मनी 9 की टीम वहाँ पहुँच गई जहाँ आपको हर हफ्ते की इनकम की बात में एक ऐसी बात पता चलेगी जैसी आज पता चली है, एकदम तड़कती भड़कती कि हाँ भाई ये बात ज़रूर है, हमारे काम की है। तो अब यहाँ से हर हफ्ते आप इंतज़ार कीजिए, हर हफ्ता आपको इनकम की एक ऐसी खास बात मिलेगी। अब आगे बढ़ते हैं सर, किस्सों के सिक्के में क्या खास है? हाँ, किस्सों के सिक्के में हमने वेल्थ माइग्रेशन की बात की, भारत से विदेश छोड़कर विदेश जाने वाले अमीरों की, समृद्ध लोगों की बात की। एक वेल्थ माइग्रेशन का किस्सा इस बार किस्सों के सिक्के में हम सुनाएंगे, और वो अनोखा वेल्थ माइग्रेशन था। उस वेल्थ माइग्रेशन के ऊपर फिल्में बनी हैं दुनिया में, उसमें फिल्मों का जिक्र भी आपको उन सीरीज़ का जिक्र भी पता चलेगा। वो दौर वो था जब यूरोप की संपत्ति, यूरोप की अमीरी खिंचकर अमेरिका पहुँच गई थी, और अमेरिका को वो बड़े उद्योगपति, वो बड़े उद्यमी मिले जिनके नाम आज पूरी दुनिया जानती है, जिसमें एंड्रू कार्नेगी थे, जिसमें जॉन रॉकफेलर थे। पर क्या वो दौर संपत्ति के माइग्रेशन के साथ अमेरिका का सबसे अच्छा दौर था? नहीं। मार्क ट्वेन ने उस दौर पर एक किताब लिखी है, और ये माना जाता है कि अमेरिका के इतिहास का वो सबसे भ्रष्ट दौर भी था। इस बार किस्सों के सिक्के में देखिए वेल्थ माइग्रेशन का एक ऐसा किस्सा जिसमें 19वीं सदी के अंत में कैसे यूरोप की समृद्धि खिंचकर अमेरिका पहुंच गई, और फिर अमेरिका में हुआ क्या उसके बाद। चलिए, तो किस्सों का सिक्का भी इस बार वेल्थ माइग्रेशन से ही जुड़ा हुआ है। चलते चलते सर, डॉक्यूमेंट्री आपको ही बता रहे थे। हाँ, एक चूंकि आपने पिछली बार इकोनॉमिकम में पानी की कमी, पानी के संकट, वाटर ट्रेड, वर्चुअल वाटर ट्रेड पर सुना था, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि एक बेहद अच्छी, बेहद खूबसूरत डॉक्यूमेंट्री है नेटफ्लिक्स पर, से आप ज़रूर देखिए, ब्रेकिंग बाउंड्रीज, साइंस ऑफ प्लैनेट। ये मशहूर डॉक्यूमेंट्री है जिसको रॉकस्टार और डेविड एटनबरो हैं। डेविड एटनबरो बीबीसी के बड़े फिल्मकार हैं, बड़े डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफर हैं। उन्होंने ये फिल्म बनाई है। इसको देखने के बाद आपको पर्यावरण के बारे में ये पता चलेगा कि, और ये फिल्म घोषित करती है इस बात को आधिकारिक तौर पर विज्ञानियों के साथ बातचीत के आधार पर, कि 2020 से 2030 का समय मनुष्य के, भारत दुनिया भर के मनुष्यों के लिए आखिरी दशक है। इस 10 साल में हम जो पर्यावरण के साथ करेंगे उसका वही हमारा आखिरी मौका होगा, इसके बाद क्या होगा हमें पता नहीं। कैसे हम पर्यावरण को नष्ट करने की सीमाएं ख़त्म कर चुके हैं, हम बाउंड्रीज ख़त्म कर रहे हैं, इसके बारे में बेहद महत्वपूर्ण और बेहद चौंकाने वाली डॉक्यूमेंट्री है ब्रेकिंग बाउंड्रीज, द साइंस ऑफ अवर प्लानट। नेटफ्लिक्स पर ज़रूर देखिए अगर आप पर्यावरण की चिंताओं से साझा रखते हैं, क्योंकि आज हम उस समय है जब मानसून, एल निनो, तूफ़ान हमारे आसपास रोज़ का हिस्सा हो गए हैं, और अब लंबे समय के बाद दुनिया में एल निनो वापस लौटा है और टेम्परेचर बढ़ रहा है, यानी पर्यावरण के को लेकर दुनिया अपनी लड़ाई हार रही है। चलिए, तो ये था हमारा इस हफ्ते का इकोनॉमिकम। पूरी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। सवाल भेजिए, सुझाव भेजिए, अगले इकोनॉमिकम में आपके भी सवाल लिए जाएंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त, बने रहिए मनी 9 के साथ।